नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक लेख पढ़ा था बिज़नेस स्टैंडर्ड में और बिज़नेस स्टैंडर्ड में ये पढ़ा बोला कि पिछले 2 साल में लगातार 50-50% लगभग, थोड़ा आशरिया इधर-उधर जाएगा, लेकिन लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है सारे मेटल प्राइसेस में। उसके बारे में निकल के बारे में, एल्यूमीनियम के बारे में, मेटल की सब कुछ भरे हैं। वेदांता जो डबल डिजिट में था अब जाके ₹400 में हो गया और पूरा वेदांता का अग्रवाल जो कंपनी को गरम करने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ से फिसल गया कंपनी। सेल तो बड़ा आपने कॉल दिया था बहुत अच्छा गया। टाटा स्टील 250 से लेके ₹1300 में जा रहा है और वो बेट लेके जा रहा है दूसरे तरफ। लगता है ये कमोडिटी सुपर साइकिल एक और साल चलेगा क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स तो दबा नहीं रहे हैं ब्रेक्स पे और जब दबाएंगे मार्केट करेक्ट हो जाएगी और रूस और यूक्रेन की युद्ध भी इसको मदद कर रहा है। लेकिन आप ये कॉन्ट्रेरियन कॉल ले रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कमिंग फॉल में आप मेटल स्टॉक्स अवॉइड कीजिए क्योंकि जो मेटल स्टॉक्स खरीदना था वो खरीद चुके हैं, तो अब मत खरीदिए। तो आप कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अभी जो सिक्लिकल या जो ट्रेंड प्लेयर है, अगर उसमें देखेंगे तो जो मेटल का भाव है, चाहे भाव ऊपर चला जाए या इससे भी और 50 गुना और 50% और दाम बढ़ जाए, लेकिन खरीदार नहीं है मार्केट में माल का। जब माल का खरीदार नहीं होगा मार्केट में, कंपनी प्रोडक्शन तो करेगी क्योंकि उनको जो मिनिमम से मिनिमम लोगों को खरीदना है वो तो लोहा, अल्मुनियम, कॉपर वो सब बिकेगा। लेकिन जिनको जो लोग वेट कर सकते हैं वो नहीं खरीदेंगे अभी। जब ऐसा होगा तो कंपनी का डिमांड डिमांड तो कम होगा, दाम ज़्यादा होगा, प्राय आपको सेल्स सेल्स ग्रोथ दिखेगा, लेकिन सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ में कमी आ सकती है। और जब पूरे विश्व में ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी तो ये अनिवार्य है कि जो डिमांड है वो कम होगा। जब डिमांड कम होगा और जो इतना ऊंचा भाव जा चुका है मेटल्स के दामों का, मेटल्स के शेयर, माइनिंग के शेयर गिरेंगे। और अभी अभी पता नहीं, मैंने ये देखा नहीं है, लेकिन जब ऐसा बूम आता है मेटल माइनिंग शेयर में, ये लोग क्या करते हैं, कर्जा और लेके एक्सपेंशन करते रहते हैं। जब ये कर्जा लेके एक्सपेंशन करते रहते हैं, सोचते हैं कि ये जो जो इनकी डिमांड आई है ये सालों साल चलती रहेगी। जब डिमांड गिरती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इनका जो लेवरेज होता है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अभी नुकसान किस किस को होगा? जो जो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जो अप्लायंसेस बनाते हैं, जो गाड़ियाँ बनाते हैं और जिनमें मेटल्स और माइनिंग का सबसे बड़ा रोल है, उन सब के मुनाफे कम होंगे क्योंकि आप उन वस्तुओं के दाम इतना नहीं बढ़ा सकते जितना मेटल के दाम बढ़े हैं। और अभी आप देखेंगे, इसमें ही आप देखेंगे तो ईंधन का भी दाम बढ़ गया है। तो अभी एयरलाइंस ने भी टिकट के दाम बढ़ा दिए, तो फिर क्या एयरलाइंस की भी डिमांड कम होगी? तो एयरलाइंस की भी डिमांड अभी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो कोविड लॉकडाउन सब खत्म हुआ है, लोग कोविड को भूल गए हैं और अब ट्रैवल शुरू हुआ है, तो इसके कारण एयर फेयर भी बढ़ता जा रहा है। तो जब दूसरी तरफ साइकिल आएगा, जब ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता 3-4% के नीचे फेडरल रिजर्व को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी महंगाई बढ़ गई तो वो 3-4% तक ब्याज दर लेके जाएंगे। जब इस पे इतना ब्याज दर ऊंचा कर दिया जाएगा, वहाँ पे जो पैसा जो लोग उठाते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो क्योंकि जो भी वो डेवलप्ड मार्केट्स है उसमें क्रेडिट से साइकिल चलती है। जब क्रेडिट क्रंच होगा तो ये अनिवार्य है कि डिमांड कम होगा और सब में नुकसान होगा। लेकिन फिर आप तब कंज्यूमर गुड्स, अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। आने वाले जो पीक आएगा उसमें आप मेटल्स बेच सकते हैं और जो फिर आप उसको शिफ्ट करके कंज्यूमर गुड्स, अप्लायंसेस, एफएमसीजी में आ सकते हैं। मैंने जेएसडब्ल्यू का बैलेंस शीट देखा, मैंने हिंडाल्को का बैलेंस शीट देखा और मैंने टाटा स्टील का बैलेंस शीट देखा। अभी भी कर्ज बहुत ज़्यादा है। जब शक्तिकांता दास ब्याज बढ़ाएगा और जो भारत की बाहर की लोन है उनका ब्याज का वेतन तो अभी बढ़ना शुरू होगा। तो ये इम्पैक्ट अगर 2% इंटरेस्ट मूवमेंट हो, यील्ड होगा, जो स्विंग होगा, तो क्या अफेक्ट होगा जेएसडब्ल्यू में, टाटा में, जिंदाल स्टील पावर में और हिंडाल्को में? तो इसके सबके पास तो भारी लोन्स है। जब ब्याज दर बढ़ाई जाती है, दुनिया
रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उनको लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा, एक तरफ आपका ब्याज की दरें बढ़ाई जाएगी। ब्याज की दरें बढ़ाने का ये कारण है क्योंकि वो महंगाई कम करना चाहते हैं। महंगाई कम करने के लिए वो डिमांड कम करना चाहते हैं। तो क्या होगा, इधर आपका इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं बैंकों को या जिससे भी आपने पैसा लिया है वो बढ़ेगा, और इधर डिमांड कोलैप्स होगा तो आपका इंटरेस्ट जो ब्याज का बर्डन है वो बढ़ेगा और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर जो लोग जानते हैं मेटल्स एंड माइनिंग का बूम जो 2006-7 में हुआ था, उसके बाद क्या हालत हुई थी, कितनी कंपनियां बंद हो गई थी। वेदांता तब भी स्टरलाइट के सेसागोआ के नाम से तब लिस्टेड था। तब आप जाके देखिए कि कितनी पिटाई हुई थी मेटल्स एंड माइनिंग की। टाटा स्टील तब भी 1100 था और करीबन 70 या 80 रुपये तक टाटा स्टील, या 125 रुपये तक गिर गया था। तो जो जो हैवीली मेटल्स में है वो लोग अभी, मेरा है कि अगले 5 से 6 महीने में धीरे धीरे करके उसको एग्जिट कर सकते हैं। इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं लगता है कि अभी ये जो बूम है ये ख़त्म होने की आशंका है मेरी। और दूसरा चीज़, ये बढ़ता हुआ मेटल प्राइसेस रियल एस्टेट को कैसा अब अफेक्ट करेगा? इसके लिए 2 कारण हैं कि एक तो रियल एस्टेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 एम्प्लॉयर इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोलती है, वो तो रोड, ब्रिज, पोर्ट बनाने की बारी है और एयरपोर्ट्स बनाने की बारी। अगर दाम इतना कमोडिटीज़ का ऊपर जाता ही रहा तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में क्या असर पड़ेगा और रियल एस्टेट कंपनियों में क्या होने वाला है? तो आप देखेंगे अभी जो भी रियल एस्टेट कंपनी है वो सिर्फ ज़मीन तो नहीं बेचते, वो मकान बना के बेचते हैं। मकान में आप यूज़ करेंगे लोहा, सीमेंट और क्या कहते हैं अपना, लोहा, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल होता है। रेत तो अभी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सीमेंट और लोहे का दाम तो बहुत बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा, जो इनका मकान बनाने की लागत आएगी वो बढ़ जाएगी। अभी क्या, वो अपने कॉस्ट कट करने के लिए या उसमें बचत करने के लिए थोड़ा हल्का माल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रियल एस्टेट जो खरीदते हैं, जो घर खरीदते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो रोड है, जो ब्रिज बन रहे हैं, जो पावर प्लांट बन रहे हैं, वो एक अनुमान पे बनाए गए थे जब लोहे का भाव 1 था। और आप लोहे को हेज नहीं कर सकते। लोहा कभी पूरे दुनिया में कहीं हेजिंग अवेलेबल नहीं है। तो जब आपका मेन कमोडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा है तो लोहे का दाम बढ़ेगा तो वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनी को नुकसान होगा। तो आप देखेंगे हर डेकेड में कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आती है, कई दिवालिया होती है। मैंने भारत में आज तक ये नहीं देखा कि जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बहुत ही कम, जैसे नागपुर की एक कंपनी है, क्योंकि वो पता ही है क्यों वो नागपुर की कंपनी फेमस है। और एक और है लार्सन एंड टूब्रो, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिनको इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन इतनी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में आई और गई, क्योंकि यही होता है जब साइकिल टर्न होता है और दाम इतने बढ़ते हैं। ऑर्डर तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप उस दाम पे अगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो आपको नुकसान होता है। तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां कर्ज पे चलती है और उनका मेन रॉ मटेरियल आके मेटल्स होता है। तो ये दोनों का जब टर्न आता है तो उनका दिवालिया निकल जाता है। तो आपका एडवाइस ये है कि धीरे-धीरे मेटल से एग्ज़िट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर के पास नहीं जाएँ अभी तक। एल-एन-टी भी नहीं लीजिए और जो भी मेटल स्टॉक्स हैं, अगर आपको प्रॉफ़िट बुक करना है, बुक कीजिए, क्योंकि डाउन साइकिल आ सकता है और वो डाउन टर्न 3-4 साल के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा जब हम एक नया वीडियो डालेंगे। अगर ये वीडियो सचमुच पसंद है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से
वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।